नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है हमारा, भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का। देखिए, हम संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं। प्रत्येक देश का संविधान होता है वो अपने विशेष परिवेश एवं परिस्थितियों में पोषित होता है, इसलिए प्रत्येक देश के संविधान की अलग अलग विशेषताएं होती है। ऐसे ही हमारे भारत के संविधान भी अपनी विशेष परिस्थितियों में निर्मित हुआ, पैदा हुआ, इसलिए भारतीय संविधान की भी बहुत कुछ अपनी विशेषताएं हैं और जो अन्य देशों के संविधानों से हमें अलग ही नहीं करती बल्कि एक अनुपम और अद्वितीय स्वरूप भी प्रदान करती है। जैसे ही हम पढ़ चुके हैं, आप सबने देखा होगा, हम पहले इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था संविधान का निर्माण और संविधान सभा, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि संविधान हमारी जो एक संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने किया था, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पास किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और संविधान लागू होने के समय से लेकर अब तक यदि हम बात करें तो हमारे 100 से भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं और जो इस संविधान के अंग बन चुके हैं। ठीक है। और विशेषकर हम यदि बात करें, जैसे कि हमारे इसमें दिए गए हैं कि हमारे बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया है 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, बहुत सारे मैं बता रही हूँ आपको कि 100 से भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे। और यदि बात करें हम 42वां संविधान संशोधन, तो उसको सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा फेर बदल किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी या लघु संविधान भी कह दिया जाता है। ये जो संविधान संशोधन है कब हुआ, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। और किसने किया? इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी, 25 जून जो 1975 है उसमें इमरजेंसी लगी थी। वो इमरजेंसी 1977 तक रही थी और जब तक 1976 में क्या हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसमें अनेक प्रावधान बदले गए थे। ठीक है। फिर हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 338 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि संविधान में संशोधन होता है और अगर आपको नहीं पता कि संविधान में संशोधन क्या होता है तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि संविधान में हम कुछ भी फेर बदल करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ ऐसे भाई हमें कुछ हटाना है, अब बदल गई हैं परिस्थितियाँ, ये नियम कानून अब हमारे लिए उतना मान्य नहीं रखता है, या फिर कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी जोड़ना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन बोलते हैं। और संविधान संशोधन हम कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। तो इस तरीके से जो ये केशवानंद भारती हमारा वाद आया था, इसमें बोला गया था कि भाई संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो बदला जाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा इस केस में ये बात की गई है। यदि कभी भी आए केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है, तो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे से संबंधित है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएं, कि भाई भारत के संविधान की ये हमने थोड़ी सी प्रस्तावना देखी है इसकी कि भाई इसकी प्रस्तावना कैसी है। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं तो इसमें से हमारी सबसे फर्स्ट जो विशेषता है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है? भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान, देखिए संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। जो लिखित संविधान है वो भारत का है, अमेरिका का है, और अलिखित संविधान है किसको माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। अब देखिए, जो हमारा लिखित संविधान है उसको लिखित क्यों बोला गया है और ब्रिटेन के संविधान को
अलिखित क्यों बोला गया है? क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत ही वृहद और विस्तृत दस्तावेज है। देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, नहीं। लेकिन उसका संविधान है वो समय समय पे जैसे उनको ज़रूरत होती है विकसित संविधान बोला जाता है, अलिखित संविधान बोला जाता है। क्योंकि जैसे ही उनको अगर अपने संविधान में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी परंपराओं के अनुसार, जैसे वो परंपराएं ऐसी बना लेते हैं कि फिर वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, इसलिए उनको परंपराओं वाला संविधान भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है, क्योंकि पूरी तरीके से लिखा गया है। अगर अलिखित संविधान भी होता है किसी देश का तो ऐसा नहीं होता कि वो पूरे तरीके से लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में बांटा गया था, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज हमारे संविधान में बहुत ही ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भागों में विभक्त किया गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। और बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, तभी तो अनुच्छेद की संख्या बढ़ी है हमारी। तो इस तरीके से हमारी आज जो बात करें, अनुच्छेद 465 से भी अधिक हो गए हैं, 22 भाग थे 25 भाग हो गए हैं, 8 अनुसूची थी 12 अनुसूचियाँ हो गई। क्योंकि समय समय पर हमारे संविधान में जो संशोधन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें पता था कि भाई आज के समय की परिस्थितियाँ अलग हैं और अगर कल का समय आएगा तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होंगी, तो हमारे संविधान में संशोधन करके और उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है अगर संविधान में संशोधन नहीं होता तो फिर ये बोल देते कि संविधान ही बेकार है, अभी संविधान को ही बदल दो। तो फिर वो हमारे जो हमारे संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पहले ही इसमें डालने की कोशिश की है ताकि हमारा संविधान कभी भी अमान्य ना हो। समय की परिस्थितियाँ जैसे चेंज हो तो हम संविधान में कुछ फेर बदल कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले, फ्रांस का संविधान है वो कितनी बार बना है, 1958 में जो फ्रांस का संविधान बना है, पांचवा गणतंत्र बोलते हैं उसको, पंचम गणतंत्र, 5वीं बार संविधान बना है। तो इस तरीके से हमें संविधान को फिर हमारा संविधान हमेशा ही मान्य होगा। अब हम आगे चलते हैं कि संविधान को विस्तृत, भाई हमने इतना बड़ा संविधान बनाया है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हमने किए, इतना विश्व के किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हमारा भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और इसकी विविधता। क्योंकि भारत कैसा देश है, विविधता भरा देश है, बड़ा देश है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी एक जैसी नहीं है। आप नॉर्थ में देखेंगे कुछ और है, साउथ में देखेंगे कुछ और टाइप का है। तो इसलिए हमने अपने संविधान को विस्तृत बनाया है। ऐतिहासिक कारण, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, हमने अपने संविधान में, वो ही बहुत ज़्यादा विस्तृत था और हमने उसमें 250 के लगभग ऐसे एज इट इज़ हमने आर्टिकल लिए थे। तो कुछ तो वो और कुछ हमने और भी ज़्यादा संविधानों का अध्ययन किया था। तो ऐतिहासिक कारण भी है कि हमारा संविधान इतना ज़्यादा विस्तृत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देखिए, अब तो हमारा जो एकल संविधान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान था अनुच्छेद 370 जिसको हटा दिया गया है, तो अब एक संविधान पूरे देश पे लागू है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, क्योंकि संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि हमारे संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। और वो क्या, एक एक चीज़ को लिख के, ताकि आपस में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को लिखा ताकि किसी के भी अधिकार है वो असुरक्षित ना हो। तो ये सारे हमारे कारण है कि हमने अपने संविधान को इतना ज़्यादा विस्तृत बनाया है जितना किसी भी देश का संविधान नहीं है। हमारे ही देश के संविधान में इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं। यदि बात करें हम अमेरिका के संविधान की तो उसमें कुल 7 अनुच्छेद, कनाडा में 147 अनुच्छेद, चीन में 138 अनुच्छेद। इस तरीके से यदि दुनिया के अन्य देशों को हम लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं पे भी इतने अनुच्छेद नहीं है जितने कि हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं।
आइवर जेनिंग्स हैं जिन्होंने भारत के संविधान के बारे में कहा है कि यह संसार में सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। और जो पायली है, डॉक्टर पायली ने तो इसकी विशालता के कारण इसे यहाँ तक भी कह दिया गया है कि इसे हाथीकाय संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान या हाथीकाय संविधान की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर पायली ने। और आइवर जेनिंग्स ने इस संविधान के बारे में क्या कहा है? सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हमारा पॉइंट है ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से विहित, कि हमारा संविधान है वो क्या है? बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, बहुत सारे देशों से हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, अगर अमेरिका के संविधान से हम बात करें कि क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है हमने, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है? एकल नागरिकता ली है हमने, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ली है। तो इस तरीक़ा से आयरलैंड का संविधान है उससे नीति निर्देशक तत्व लिए हैं हमने। ठीक है, जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ अपनाया है। ये संविधान के जो स्रोत हैं जो अन्य देशों से अपनाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी, जापान से भी, रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिया है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें हैं वो दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित होकर अपने देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो हमें ठीक लगा वो अपने संविधान में उसे अपनाने की कोशिश की है। इसलिए कई बार आलोचक इसको ये भी बोल देते हैं कि ये तो उधार लिया गया संविधान है या चेपी कार्य है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है कि भारतीय संविधान है ये उधार का थैला है। क्यों बोला जाता है भारतीय संविधान को उधार का थैला? क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बहुत सारे प्रावधान लिए हैं जो हमारे देश के अकॉर्डिंग हमें ठीक लगते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसे एज इट इज़ अपना लिया, बल्कि वह हमारे संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों से भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन किए और उनकी विसंगतियों को दूर भी किया है। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला या चेपी कार्य नहीं बोल सकते, लेकिन आलोचक ऐसा बोलते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट था। इसको हम एक वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय संविधान में जो अन्य स्रोत हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए हैं। आप मोटे तौर से यदि याद रखना चाहें तो जो हमारे जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप मौलिक अधिकार ले सकते हैं अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका ले सकते हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से आप एकल नागरिकता और जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है उसको ले सकते हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले सकते हैं, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले सकते हैं, हमारा जो दक्षिण अफ्रीका से है उसमें संशोधन की प्रक्रिया ले सकते हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से हम इसको एक एक देश को फिर अलग से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, नम्यता और अनम्यता का जो है समन्वय। नम्यता और अनम्यता क्या होती है दोस्तों? नम्यता और अनम्यता का मतलब होता है, नम्यता होता है लचीला और अनम्यता होता है कठोर, जिसको फ्लेक्सिबल या रिजिड संविधान भी बोल सकते हैं। नम्यता किसे बोलेंगे और अनम्यता किसे बोलेंगे, शब्दों से ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी फिर, क्योंकि ऐसे पढ़ तो आप बुक में भी सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि आपका समझना कि भाई लचीला संविधान किसे कहते हैं, नम्यता या अनम्यता में वर्गीकृत किया गया है। लचीला संविधान या नम्य संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसा कि आम कानूनों के निर्माण, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान को नम्य या लचीला संविधान क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो संविधान संशोधन है या जो नियम कानून है उसको बदलना बड़ा ही आसान है, बहुत आसान तरीके से उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल ले अनम्य संविधान का, तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए। क्यों? क्योंकि अनम्य यूएसए के में संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूएसए में संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब से लेकर कम
तब तक जब तक उनका संविधान बना था तब से लेकर अब तक लगभग 27 संविधान संशोधन हुए हैं। और भारत का संविधान, उनका संविधान कब बना था? 1789 में, और हमारा संविधान कब बना था? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक हमने तो 100 से ज़्यादा संशोधन कर लिए, और उन्होंने तब से लेकर अब तक लगभग 27 संविधान संशोधन किए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का संविधान कठोर माना जाता है, अनम्य माना जाता है। वहाँ पे संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे संविधान संशोधन करते हैं तो राज्यों का भी अहम रोल होता है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमने दोनों का समन्वय लिया है। हमने न तो ब्रिटेन की विशेषता ली, न अमेरिका, बल्कि दोनों में समन्वय। हमारे संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 38 में 368 में 2 तरह के संविधान संशोधनों का प्रावधान है। एक तो है हमारा पॉइंट ए, इसमें जो कुछ हमारे संसद के जो उपबंध है वो विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत किसे कहेंगे? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और दूसरा प्रावधान क्या है? विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। तो कुछ तो हमारे संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें हम राज्यों की अनुमति भी लेते हैं, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो बगैर राज्यों की परमिशन के ही हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो हमारा संविधान कैसा है? दोनों का लचीला और कठोर संविधान, दोनों का समन्वय हमने अपने संविधान में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th, एकात्मक की ओर झुकाव। ठीक है, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमने अपने जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन हमने फेडरेशन शब्द है वो कहीं भी यूज नहीं किया है, बल्कि हमारे संविधान में यूनियन शब्द यूज है। हमारी जो संघीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से, किस देश के संविधान से प्रभावित होकर हमने अपनाई है? कनाडा। ठीक है, क्योंकि कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे अमेरिका में है, जैसी स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बल्कि हमारी संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। क्योंकि हमने अपने संविधान में कुछ संघीय लक्षण भी अपनाए हैं और कुछ एकात्मकता के लक्षण भी अपनाए हैं। जैसे संघीय व्यवस्था है, कोई भी देश संघीय है तो भाई उसमें कौन सी विशेषताएं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, वो कैसा है? संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये संघीय व्यवस्था वाले हैं। तो इसमें कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे संविधान की भी विशेषताएं हैं। हमारे संविधान में भी संघीय व्यवस्था की ये लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। जैसे 2 सरकार, आप पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। शक्तियों का विभाजन, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लिखित संविधान, हमारा संविधान लिखित है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सब विशेषताएं या लक्षण किसकी हैं? संघीय व्यवस्था की, जो हमारे संविधान में भी देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद बात आती है एकात्मक संविधान होता है जिसमें पावर्स है वो केंद्र में निहित होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास, आपस में पावर्स बटी हुई होती हैं। राज्य सरकारें भी मजबूत होती हैं जैसे केंद्र सरकारें हैं, जैसे उनके पास भी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन एकात्मक में क्या होता है? जो पावर्स हैं वो किसके पास ज़्यादा रहती हैं? केंद्र में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ये लक्षण भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। एक सशक्त केंद्र, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन झुकाव किसकी ओर है? यदि राज्य सरकार भी कोई कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कोई कानून बनाती है, तो मान्य कौन सा होता है? जो केंद्र सरकार बनाती है। इसलिए एक सशक्त केंद्र कह सकते हैं। एक संविधान
जैसे अमेरिका है, संघीय व्यवस्था है, उसमें राज्यों के अपने संविधान है और सेंटर का अपना संविधान है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, एकात्मकता का लक्षण है, क्योंकि एकात्मक संविधान जिस देश का होता है, जहाँ पे होता है उसका एक संविधान होता है। अब हमारे यहाँ पे भी पूरे देश का एक संविधान है, तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। एकल नागरिकता, अमेरिका के संविधान में राज्यों की अपनी नागरिकता है और सेंटर की अपनी, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है, जैसे कि ब्रिटेन की है। तो हमारे यहाँ पे भी क्या है, एकात्मकता का ये लक्षण है। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पे तो 3 प्रकार की नागरिकता होती है, वहाँ वो भी एक फेडरल स्टेट है। संविधान का लचीलापन, ये भी एकात्मकता की विशेषता है कि संविधान का लचीलापन, अभी हमने पढ़ा था कि संविधान का लचीलापन क्या होता है, जिसमें संविधान में संशोधन करना आसान हो। एकीकृत न्यायपालिका, जैसे हमारे यहाँ पे भी एकीकृत न्यायपालिका है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे है। और अमेरिका में क्या है, वहाँ की जो न्यायपालिका है वो सेंटर की अपनी न्यायपालिका है, वो उसके जो मुद्दे देखती है, और जो राज्य हैं उनकी अपनी न्यायपालिका होती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी की जो आप जानते हैं सेवाएं हैं, सेंटर लेती है लेकिन स्टेट में उनको नियुक्त करती है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ झुकाव किस में है, एकात्मक में झुकाव। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था के जो हमारे ये कौन से लक्षण है, और एकात्मक व्यवस्था के हमारे संविधान में कौन से लक्षण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 5th पॉइंट पे चलते हैं, सरकार का संसदीय रूप। जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या है, सरकार का हमने कैसे रूप अपनाया है, संसदीय रूप। देखिए 2 प्रकार के सरकारों के रूप होते हैं, एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वो अमेरिका की है, और जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की है। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया है, ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या करती है, समन्वय और सिद्धांत सहयोग के सिद्धांत पर काम करती है। जबकि यदि बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका का कार्य अलग है और विधायिका के कार्य अलग हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दोनों के बीच क्या पाया जाता है, सहयोग और समन्वय पाया जाता है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दोनों के भी बीच विभाजन पर आधारित होती हैं। और संसदीय शासन प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर के रूप में भी बोल सकते हैं उसको। वेस्ट मिनिस्टर रूप उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। और हमारे जो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली की। एक तो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, जो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका हमारी संसदीय, जैसे ब्रिटेन में वहाँ का राजा या जो महाराजा होता है या जो सम्राट या साम्राज्ञी होते हैं वो तो नाम मात्र के होते हैं, और वास्तविक शक्तियाँ वहाँ पे किसके पास है, संसद के पास। ऐसे ही हमारे भारत में भी नाम मात्र की शक्तियाँ किसके पास है, राष्ट्रपति के साथ, और वास्तविक शक्तियों का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये लक्षण है। दूसरा, बहुमत दल वाले नेता की सत्ता, जो भी बहुमत मिलता है जिसको भी वही सरकार बनाता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका है उसके समक्ष कार्यपालिका क्या होगी, जवाबदेह होगी। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जो विधायिका होती है या संसद होती है वो मंत्री उसके सदस्य होते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, जो भी मंत्री बनेंगे उसको सबसे पहले तो किससे, जो वहाँ की कांग्रेस या संसद है उससे त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ पे होते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, वहाँ पे अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है तो राष्ट्रपति का नेतृत्व चलता है, लेकिन ब्रिटेन में और जो भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व चलता है। निचले सदन का विघटन, निचला सदन हमारा कौन सा है, लोअर हाउस लोकसभा है, और राज्यों में विधानसभा। तो इसका विघटन होता है, जैसे राज्यसभा है हमारा स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता, लेकिन लोकसभा क्या है, विघटित होता है। तो यदि ये हम सारे एग्जाम्पल लेते हैं
तो हम ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, वैसे हमारी ये विशेषताएं हैं वो संसदीय शासन प्रणाली वाली है। ठीक है, लेकिन भारत में जैसे ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, और अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे न्यायपालिका के पास पावर्स हैं, लेकिन भारत में दोनों का समन्वय अपनाया है। संसद संप्रभु नहीं है। यदि हमारी संसद कोई ऐसा नियम कानून बनाती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन की जो संसद है संप्रभु है, क्यों माना गया है? क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने जो भी नियम कानून बना दिया तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इसमें ब्रिटेन में ये डिफरेंस है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है। दूसरा हमारा इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रिटेन की एक तो संसद संप्रभु है, दूसरा ब्रिटेन का उत्तराधिकारी आपको पता है कि वहाँ से सम्राट की परंपरा चली आ रही है और उन्हीं के जो वंशज होते हैं वो वहाँ का उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र किस लिए बोलते हैं भारत को? क्योंकि हमारा जो प्रधान है वो निर्वाचित होता है। देखिए, यदि हमारा राष्ट्रपति भी अगर चुन के नहीं आता तो फिर हम गणतंत्र नहीं बोल सकते। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हमारा जो प्रधान है कौन है? राष्ट्रपति है, और उसका चुनाव होता है, इसलिए हम भारत को क्या बोलते हैं? एक गणतंत्र बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गणतंत्र क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जो देश का प्रधान है वो निर्वाचित होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं इसको। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही ना आए, ये नहीं है। थोड़ा स्पीड भी थोड़ा सा कम भी रखेंगे, लेकिन आपको कम समय में और ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो जाएं। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको जल्दी जल्दी से करवाऊँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट है हमारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से अपनाई है? अमेरिका से। लेकिन हमने हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। एकीकृत न्यायपालिका तो ब्रिटेन की भी है, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर लेकिन हमारे यहाँ पे एकीकृत होने के साथ साथ क्या है? स्वतंत्रता है। न्यायपालिका अपने सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है, उससे नीचे उच्च न्यायालय है, और उसके बाद नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है संघीय अदालत है, और यह शीर्ष न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये शीर्ष न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई संविधान की संरक्षक कौन है, तो संविधान की संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है ये। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हमारे संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान किए गए हैं। भाई न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रहती है? क्योंकि इसके कार्यकाल की सुरक्षा, जो न्यायाधीश हैं इनके कार्यकाल की सुरक्षा, इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इनकी सेवा शर्तें, अच्छे वेतन है इनके, ताकि ये करप्ट ना हो, भ्रष्टाचार ना करें। और जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी इनके कामकाज पर रोक होती है, ताकि उनके जो पद की गरिमा है वो बनी रहे। अच्छे वेतन भत्ते दिए जाते हैं ताकि वो करप्शन ना कर पाएँ। अच्छी सुख सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है ताकि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहे। और ऐसे नहीं है कि उनको हटाने का प्रोसेस है वो इजी रहे, तो कभी भी किसी की सरकार बने बोले हमारी तरफ से ये काम करते हो या फिर आपको हटा दे। तो जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका काम कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप है और स्वतंत्र है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार भी संविधान की विशेषता है।
देखिए, कुछ तो हमारे संविधान की ऐसी विशेषताएं हैं जिसको हम अलग से, हमारा एक टॉपिक है, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, न्यायपालिका है। इनको हम अलग अलग टॉपिक इनके हैं, इनको हम अलग अलग चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट बनता है, इसलिए इसको हम ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। वैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे आएंगे तो हम उनको बड़ा ही डिटेल से करेंगे। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन से भाग में है? संविधान के तीसरे भाग में, भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जो हमारे पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। एक हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको हटाया गया है। और अब जो संपत्ति का अधिकार था, अब हमारे 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसमें से हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में जो हमारा है उपाधियों का अंत। इस तरीके से हम एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे जो हमारे ये पॉइंट्स है, इसमें इतना ही याद रखना है कि ये समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। और जो 31 है उसको निरस्त कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। और आपको पता है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट उसकी शरण ले सकते हैं। और जो हमारी इमरजेंसी लगती है तो उसमें भी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कौन से समाप्त नहीं होते? अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के तहत भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 9th पॉइंट आता है संविधान में, संविधान की विशेषताओं में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं, क्योंकि हमारे ये एक अलग सा चैप्टर भी आएगा जिसको हम पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है ऐसी नीतियाँ जो राज्य के लिए दी गई हैं, ताकि वो जब भी कोई नियम कानून बनाएंगे तो इनको ध्यान में रखकर ही बनाएंगे इन नीतियों को। इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं, नीतियाँ बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ताकि देखिए, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल किसी और की होगी, पहले कांग्रेस की थी, तो सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी की भी सरकारें बने, ये निर्देश हमेशा ही उनके दिमाग में रहें, वो ध्यान रखें, जब भी नीतियाँ बनाएं इनको ध्यान में रखकर बनाए। और ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है, संविधान के भाग 4 में दी गई है। और ये भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। और मोटे तौर पर हमने इनको 3 वर्गों में बांटा है, जिनको हम आगे नीति निर्देशक सिद्धांत के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सामाजिक, गांधीवादी, उदारवादी। जैसे सामाजिक हम बात करें, भाई समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं? आय की असमानता ना हो। गांधीवादी कौन से हैं? जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, पंचायती राज सिस्टम लागू करें। उदारवादी क्या है? एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। तो इस तरीके से हम अनेक को अलग अलग पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे सभी आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इनका काम क्या है? ताकि भारत में हमारे नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है कि भाई समाज के हम सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ग तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और कुछ वर्ग बहुत ही नीचे, सबको। और इसका उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए कार्य कर सके। तो इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या है?
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इसको कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, ऐसे ही नीति निर्देशक सिद्धांत है। हम सरकार से या फिर किसी से ये नहीं बोल सकते कि आपने ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके खिलाफ हम न्यायपालिका में चले गए, ऐसा नहीं है। ये एक नैतिक रूप से निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी सरकार, और हमारे यहाँ पे अब काफ़ी हद तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत आप एक एक पढ़ोगे, आप ये आर्टिकल में ये है, इसमें ये है, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हद तक हमने इसको अचीव भी किया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा ये केस मिनर्वा मिल्स केस है। मिनर्वा मिल्स जो हमारा केस है, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें 1980 में आया था। एक तो पहले आपको ये याद, देखिए हमारे 2-3 केस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। एक तो ये मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का। एक हमने इससे पहले बात की थी 1973 का केशवानंद भारती केस है। एक जो गोलकनाथ का केस है। तो इस तरीके से ये 2-3 केस आपको ध्यान रख लेना है, ये हमारे आगे आएंगे तब हम आपको बता देंगे। तो मिनर्वा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशों के संतुलन पर रखी गई है। ये दोनों में संतुलन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे संविधान की विशेषता, मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की ही बात नहीं की गई है, बल्कि मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई। देखिए कोई भी इंसान होता है अधिकारों की तो बात करता है, अधिकार तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पे कर्तव्य की बात आती है कहीं ना कहीं वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, ये भी इसकी एक विशेषता है। और कब किया गया इसको? संविधान में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कब हुआ है? 1976 में हुआ है, जब आपातकाल लगा था, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो ये किसकी किस कमेटी ने सिफारिश की? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें ये 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो हमें जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सा, और सीरीज वाइज याद होने चाहिए। जब हम मौलिक कर्तव्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही आसानी से 5 मिनट में हम सभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको याद कर लेंगे। कब शुरू किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस समिति ने सिफारिश की मौलिक कर्तव्य की? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किससे प्रभावित होके लिए हैं? तो हमने रूस से प्रभावित होके लिए हैं। किस देश से प्रभावित होके लिए हैं? रूस से। ठीक है, और कब लिए? 1976 में। ठीक है, शुरू में कितने लिए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो कि आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। और उसमें हमारा अब कितने हो गए हैं? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, जिसमें बात की गई है कि भाई राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, एकता, अखंडता, गौरवशाली संस्कृति, ये सब हम जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक कर्तव्य के खिलाफ भी हम जैसे मौलिक अधिकार में जा सकते हैं, ऐसे हम नहीं दायर नहीं कर सकते। ठीक है, याचिका। तो अब आता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे इसमें लिखा गया है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे देश व समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है और उनका निर्वाह हमें करना है, लेकिन इसको भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अब आता है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? पहले तो ये हमारे प्रस्तावना में ये शब्द दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अब आप देख पा रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट में इसको कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं और ये बार बार आ रहा है हमारे सामने। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो जोड़ा गया है।
और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये बनता है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है कि हम किसी धर्म को बढ़ावा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान ने अपने धर्म को, इस्लाम धर्म को अपने देश के धर्म के रूप में मान्यता दी, लेकिन भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, जिसमें किसी भी धर्म को इस आधार पे हमने कि भाई हमारा ये धर्म है, ऐसा नहीं है। धर्म है वो आस्था का विषय है। लोगों के अपना इंटरेस्ट है कि वो किस धर्म को अपनाए, किस धर्म को माने। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राज्य का धर्म, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो इसलिए हम इसको किस किस तौर पे बोलते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि राज्य का अपना धर्म नहीं है। ठीक है। और हमारे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें धर्म से रिलेटेड है। इसलिए अगर आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चन कि भाई भारत को धर्मनिरपेक्षता क्यों बोला जाता है, तो इसलिए एक तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, और इतने सारे आर्टिकल हैं जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जो धर्म है वो आस्था का विषय है, किसी भी धर्म को मान सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एक तो अनुच्छेद 15 का ले सकते हैं। अनुच्छेद 15 में कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई कानून की नज़र में सभी बराबर रहेंगे, धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तो है ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे 25 से 28 का यहाँ पे बताया गया है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आ जाएंगी ये आर्टिकल, इसलिए हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हम जब जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, और जो पहला हमारा आम चुनाव हुआ 1951-52 में हमारा आम चुनाव होता है, और वो चुनाव हमारा कब हो, किस बेस पे हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो भारत का मजाक बना रहे हैं। देखो वहाँ की इतनी जो आबादी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इतने लोग अवेयर नहीं है, और उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। क्या उनको वोट का मतलब भी पता है कि किस प्रतिनिधि को चुनना है, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सा बुरा है? ये देखना बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, भारत में बिल्कुल भी ये सफल नहीं होगा। लेकिन हमारे जो यहाँ के नेता थे या फिर संविधान निर्माता थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने शुरू में ही क्या किया, लोगों को वयस्क मताधिकार दिया। हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र का है उसको धर्म, जाति, लिंग किसी आधार पर जो मताधिकार से वंचित नहीं किया, और हर व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। चाहे कोई वो गरीब है, किसी धर्म से संबंधित अमीर है, सबको बराबर माना गया। ये हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी विशेषता है। और इसमें बड़े बड़े जो अध्ययन करता है वो ये कह रहे थे कि देखना वहाँ पे ये जो चुनाव है बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे भारत में जो हमारा भारत देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हमने चुना, और 18 वर्ष की आयु में सभी वोट दे सकते थे। ठीक है, बिना भेदभाव के। लेकिन 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 हुआ, इसको 1989 का 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो हमारे मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्योंकि शुरू में इसको कितना रखा था, 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन अब कितना है, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है। कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मतदान की आयु 21 से 18 कब हुई, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। और तब तो मतदान ऐसे हुए थे कि ये भी नहीं था कि औरतों के तो नाम भी नहीं लिए जाते थे, फला की बीवी का वोटिंग कार्ड ये है, फला की, इस तरीके से मतलब मतदान किए जाते थे। ऐसे भी बहुत ज़्यादा औरतों के वोट डले थे कि ये उसकी पत्नी है, उसकी ये, तो इस तरीके से भी। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, हमारे यहाँ पे ये सक्सेस रहा, और बहुत ही हमने ये करके दिखाया कि देखो ऐसे देश में भी जहाँ पे लोग इतने अशिक्षित हैं, जो संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उनको दिया है।
और एक बहुत ही ज़्यादा एक कहें कि हम एक गरीब वर्ग है उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लिए भी नई आशाएं और प्रत्याशा को जगाता है कि हमारे पास वोट का अधिकार है, हम समान हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर एकल नागरिकता। हमने एकल नागरिकता की बात पहले भी की थी कि एकल नागरिकता हमने किस देश से अपनाया है, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि अमेरिका के संविधान में तो आप पता है कितनी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। क्यों है? क्योंकि हमने अपने संविधान में सभी को एक साथ जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा है या फिर राजस्थान है, भारत की अलग नागरिकता उस राज्य की अलग, तो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग अलग, लेकिन अब हम सब क्या कह सकते हैं, हम सब एक भारतीय हैं और एकल नागरिकता है। क्योंकि संविधान फेडरल है और दो लक्ष्यों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं राजस्थानी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं नेपाली, सॉरी, मैं आपका जैसे कि और भी स्टेट ले सकते हैं, यूपी से हैं, तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं बोल सकते, बल्कि कैसे हैं, हम भारतीय हैं, ऐसे बोलते हैं। इसमें अमेरिका का ही एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे अमेरिका के देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वहाँ पे राज्य की नागरिकता भी, व्यक्ति के पास दो प्रकार की नागरिकता, एक राष्ट्रीय और दूसरा राज्य। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो भारत में भी इस तरीके से हमने विविधता भरा देश है, सब में एक यूनिटी, एकता की भावना आई, इसलिए हमने एकल नागरिकता है वो अपनाई है। और इसमें यही सब बात कि भाई हमने एकल नागरिकता अगर हम नहीं अपनाते तो और भी ज़्यादा दंगे वगैरह होते। अभी हमने एकल नागरिकता अपनाई है तभी लोग सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, भाषावादी आदि विवाद होते रहते हैं। लेकिन हमने भारत के एकल नागरिकता का विचार क्यों किया था? ताकि हमारा देश है वो एक हो सके, एकता हो सके। उसमें फोर्थ पॉइंट आता है स्वतंत्र निकाय। देखिए, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार के न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि कुछ न कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। और ये स्वतंत्र निकाय हैं, ये स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। तो स्वतंत्र निकाय कौन से हैं? जैसे संसद, राज्य विधानसभाएं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र चुनाव, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग है वो हमारा कैसा है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारी ये एक क्या है, संविधान में ही इसका उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग। तो ये भी हमारा स्वतंत्र निकाय है। दूसरा है हमारा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। आपको पता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का काम क्या है? राज्य और केंद्र सरकार के जो भी खाते, जो भी पैसे आते हैं, कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, कितना, ये सारे काम नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं, ये सारे काम देखते हैं कि रियल में ही इतना खर्चा हुआ है वो उचित है या नहीं हुआ, तो उसकी वैधानिकता की जांच करता है और ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। संघ लोक सेवा आयोग पता है आपको, यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाएं भी उस स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा इनका आयोजन करता है संघ लोक सेवा आयोग, तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य से लोक सेवा आयोग जो हर एक राज्य में होते हैं। तो विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल इनके सुरक्षित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं और भारत की संचित निधि पर भारित वैसे इनका प्रावधान किया गया है। इनके वेतन भत्ते मिलते हैं। आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान की विशेषता ये भी देखी जाती है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान है कि भाई आपातकाल की स्थिति में कोई भी, जैसे आपातकाल की स्थिति है, प्रभावशाली ढंग से उससे निपटने के लिए क्या किया जाता है? आपातकाल के प्रावधानों की, जैसे कि 3 प्रकार का आपातकाल लगता है देश पे। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, भाई हमारे देश में कहीं युद्ध हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, अन्य देश के साथ युद्ध हो जाता है, या देश में ही सशस्त्र विद्रोह भड़क उठता है, तो हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और इस आपातकाल के दौरान क्या किया जाता है कि सारी पावर है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं और वो कुछ भी नियम कानून और ऐसी परिस्थितियों से
निपटने के लिए इस तरीके की शक्तियां उनको दी गई हैं। तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय का आपातकाल से संबंधित। कब लगता है, युद्ध के समय या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आक्रमण हो जाए। उसके बाद है राज्यों में आपातकाल। राज्यों में आपातकाल कब लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। क्यों लगता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल होने पर। देखिए भाई, अनुच्छेद ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता का मतलब क्या है, यदि वहाँ का गवर्नर ये बोले कि भाई जो इस राज्य में है ये कानून सही अकॉर्डिंग से नहीं चल रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अब यहाँ पे ज़रूरी है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, तो उस स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। और फिर सारी पावर है वो उस राज्य की जिसमें आपातकाल लगा है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। वही नियम कानून बनाएंगे, वही का जो शासन प्रशासन है वो देखते हैं। वैसे हमारे आपातकाल का एक अलग से चैप्टर आएगा, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कितने कितने बहुमत से इनको आपातकाल लगाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कि ये सारी बातें हम उसमें करेंगे। और वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल है वो हमारा भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यक्ष संकट में हो तो अनुच्छेद 360 लगाया जा सकता है। अब भाई वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 360। भाई देश की जो साख है वो संकट में आए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और इससे जो हमारे जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते भी काटे जा सकते हैं अगर देश की साख संकट में हो। जैसे बहुत बड़ा युद्ध हो गया या कुछ हो गया, देश की साख ही संकट में हो गई, तो उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल हम लगा दें कि भाई स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर वेतन भत्तों में भी कटौती है वो की जा सकती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं राज्यों में। तो आप देखते हैं कि आए दिन आपातकाल लगते ही रहते हैं। वित्तीय आपातकाल है वो आज तक कभी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल एक बार तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ तब लगा, और 1975 में लगा था। तो इस तरीके से 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल है वो लग चुका है, 1962 के समय, 1975 में और 1971 के समय। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम हमारे जो लास्ट पॉइंट है हमारा त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है भाई, त्रिस्तरीय सरकार मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज व्यवस्था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक स्टेट की है। तीसरी कौन सी है भाई, तो ये है स्थानीय सरकार, जो स्थानीय लेवल पे पंचायतों की, नगर पालिका है आपकी। तो इस टाइप की जो, जब ये कब से हुआ है पंचायती राज सिस्टम, और जो ये हमारा 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, और जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है वो तो है ही, और फिर ये तीसरा है स्थानीय। और इसमें भाग 9 में हमारे ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 3 प्रकार की त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, और ये अपने जो क्यों बनाया गया है, स्थानीय स्वशासन की, ताकि ये जो छोटे लेवल की समस्याएं हैं, स्थानीय लेवल की समस्याएं हैं, ये स्थानीय स्तर पे ही निपटाई जा सकें और उनका भी विकास हो सके, और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपना सकें। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि एक जगह केंद्रीकृत ना होकर पावर्स है वो विकेंद्रित हो, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर है वो वितरित की जाए। तो इसलिए यहीं पे हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और कम समय में मैंने आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और यदि आपका कोई भी सुझाव है, अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है या फिर कोई भी सुझाव है आपको, तो मैंने तो आपको लाइन वाइज इसलिए पढ़ के नहीं बताया ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसलिए कोई भी सुझाव है वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि वीडियो यूज़फुल है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको उचित लगे तो। धन्यवाद।